हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इस पोइम के बारे में, इस पोइम का हम हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और इस पोइम को कंपोज किया है स्टीफन स्पेंडर ने। तो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, स्लम कहते हैं स्टूडेंट्स जो गंदा इलाका होता है, गंदी बस्ती होती है, उसको बोलते हैं। तो उस बस्ती के अंदर एक प्राथमिक स्कूल का जो क्लासरूम होता है वो कैसा होता है, उसके ऊपर स्टीफन स्पेंडर यहाँ पे बताते हैं। कुल मिलाकर के इसके अंदर जो पोइम की थीम है वो ये है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो गंदे इलाके में रहते हैं, जो गंदी बस्ती के अंदर रहते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं होती है, जो मुख्य धारा में नहीं जुड़े हुए होते हैं, उनमें और जो अमीर लोग होते हैं उनके बीच में एक बहुत गहरी खाई होती है। तो उसके बारे में यहाँ पे इस पोइम के अंदर बताया गया है कि एक तरफ तो बहुत बड़े बड़ी इमारतें, बहुत बड़े बड़े लोग, अमीर लोग जिनके पास खूब सारा धन दौलत पैसा होता है, मौज मस्ती करते हैं, ऐशो आराम से वो जीवन यापन करते हैं। और दूसरी तरफ एक गंदी बस्ती के जो लोग होते हैं और वो अभावों के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। और उनके पास जो बेसिक सुविधाएं होती है, जैसे पीने का पानी है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं, एजुकेशन संबंधी सुविधाएं हैं, उसका भी उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो अनइक्वलिटी है समाज के अंदर, जो असमानता है कि एक तरफ तो बहुत अमीर लोग, एक तरफ बिल्कुल गरीब लोग, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं स्टीफन स्पेंडर की, पोइट की। तो इनका जो जन्म है वो 28 फरवरी 1909 को हुआ था और इनकी मृत्यु 16 जुलाई 1995 को हो गई थी। इनका पूरा नाम सर स्टीफन हेरोल्ड स्पेंडर था। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट। द पोइम हैज बीन रिटन इन फ्री वर्ड्स। ये जो पूरी पोइम है ये फ्री वर्ड्स के अंदर लिखी गई है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो पोइम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्टीफन स्पेंडर जो है वो सोशल इनइक्वलिटीज के बारे में बात करते हैं, जो समाज के अंदर बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनकी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जो कि स्लम एरिया के अंदर रहते हैं। और वो सभी लोगों का ध्यान इस बात की तरफ खींचना चाहते हैं कि इन बच्चों की जीवन स्तर है उसमें सुधार लाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, ताकि ये लोग जो है वो बड़े होकर के क्रिमिनल्स ना बन जाए, चोरियां ना करने लगे, गलत कामों की तरफ ना चले जाए। इसलिए सरकार का और जो जिम्मेदार लोग हैं समाज के, उनका ये दायित्व बनता है कि ये जो गंदी बस्ती के जो रहने वाले होते हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं होती है, उनके जीवन स्तर में सुधार करना चाहिए। उनको सुविधाएं देने के प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि वो अपने रास्ते से भटक ना जाए और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। अब हम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं पहली दो लाइनों से। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर वॉज टोर्न राउंड देयर पेलर। तो शुरू के अंदर क्या होता है, देखिए फार फार इसका मतलब होता है बहुत दूर। ये बच्चे बहुत दूर होते हैं। फ्रॉम गस्टी वेव्स, अब गस्टी वेव, गस्टी का मतलब होता है ताकतवर, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। वेव्स लहरों को बोलते हैं। तो गस्टी वेव्स में आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए ताकतवर जो लहरें होती है ना, मजबूत लहरें जो किसी को भी बहा करके अपने साथ ले जा सकती है, उनको गस्टी वेव्स कहते हैं। और गस्टी वेव का यहाँ पे इस्तेमाल किया है ऊर्जा से संबंधित, कि ये जो बच्चे हैं, दी चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के जो चेहरे हैं ना, उन चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी ऊर्जा नज़र नहीं आती है, यानी बिल्कुल भी इनके अंदर जोश नज़र नहीं आता है। बिल्कुल इनकी जो एक इच्छा है वो लगती नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे जीवन के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है फार फार। ये फार फार जो है वो दो बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसलिए इसके अंदर जो लिटरेरी टर्म का इस्तेमाल किया गया है वो स्टूडेंट्स है रिपीटिशन। ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं ये ऊर्जा से, जोश उमंग से बहुत दूर होते हैं, यानी इनके अंदर ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। इनको खाने पीने के लिए सही तरीके से नहीं मिल पाता है, इसलिए इनके अंदर ज़्यादा ऊर्जा नहीं होती है। इसीलिए गस्टी वेव शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आगे बताया लाइक रूटलेस वीड्स। अब रूटलेस वीड्स क्या होती है स्टूडेंट्स, जड़ विहीन जो घास होती है, अनवांटेड ग्रास, यानी अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं। वीड्स का मतलब क्या होता है, खरपतवार बोलते हैं हिंदी में। तो ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि फसल के साथ में उग जाते हैं।
तो इनको कहा है रूटलेस वीड्स, यानी जड़ विहीन जो खरपतवार है वो। द हेयर, इनके जो बाल हैं वो जड़ विहीन खरपतवार की तरह टोन राउंड देयर पेलर, इनके चेहरे के ऊपर। चेहरे को क्या बताया स्टूडेंट्स, देखिए पेलर, पेलर का अर्थ होता है कलरलेस, यानी रंग विहीन। इनका चेहरे पे कोई कलर नहीं होता है। मतलब पीला सा चेहरा किसका होता है, जो बीमार होता है, जो बहुत ज़्यादा उदास होता है, जिसके शरीर के अंदर ज़्यादा ताकत नहीं होती है। तो ये जो बच्चे हैं ये मेल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं और इनके चेहरे वो पीले से होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनके चेहरे पर कोई कलर नहीं होता है। मतलब ये बच्चे हैं बीमार होते हैं क्योंकि इनको खाने पीने के लिए सही तरीके से नहीं मिल पाता है, उस वजह से ये बीमार पड़ जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां इनको हो जाती है और इनके अंदर जोश उमंग ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए यहाँ पे पेलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि इनका जो चेहरा है वो कलरलेस है, उस पर किसी प्रकार का कोई कलर नहीं है, एक बीमार व्यक्ति का चेहरा होता है। और उस चेहरे के ऊपर टोन राउंड का अर्थ होता है बिखरे पड़े रहना। इनके जो बाल हैं वो बिखरे पड़े रहते हैं, किस तरह से, रूटलेस वीड्स, लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक का इस्तेमाल किया है। तो लाइक का इस्तेमाल कौन सी लिटरेचर टर्म में करते हैं स्टूडेंट्स बताइए, सिमिले के अंदर। तो यहाँ पे इन बच्चों के बालों की तुलना रूटलेस वीड्स के साथ की गई है, जड़ विहीन घास, जो जड़ विहीन खरपतवार है उसके साथ की गई है। खरपतवार ऐसा जिसकी कोई जड़ नहीं होती है, जो सूख जाता है बिल्कुल भी, उसको कहते हैं। तो ये बच्चे हैं, इनकी भी कोई ज़्यादा आप बोल सकते हो कि जुड़े नहीं होते हैं समाज से, या इनके कोई करने वाला होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे रूटलेस वीड्स जो वर्ड है उसका इस्तेमाल किया गया है बच्चों के लिए। तो उसके बाद में हम आगे देखते हैं, चलिए। द टोल गर्ल, अब इस क्लासरूम के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके बारे में बताया। द टोल गर्ल, एक लंबी लड़की, विद अ वेट डाउन हेड, उसने अपना सिर है वो झुका रखा हुआ है। वेट डाउन मतलब वजन से उसका सिर है वो झुका हुआ है। अब उसका सिर क्यों झुका हुआ है स्टूडेंट्स, उसका सिर इसलिए झुका हुआ है क्योंकि उनको जो समाज के अंदर जो उनको एक तरीके की सुविधाएं नहीं मिलती है, वो गरीबी के अंदर जीवन यापन करते हैं, इसलिए उसका सिर है वो झुका हुआ है। आप ऐसा बोल सकते हो कि उसका जो सिर है वो शर्म से झुका हुआ है, अपनी कंडीशन को लेकर के, अपने हालात को लेकर के। तो एक लंबी लड़की अपना सर झुकाए हुए क्लासरूम के अंदर बैठी हुई है, ठीक है। आगे दूसरा बच्चा, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आइज, दूसरा जो बच्चा है पेपर स्विमिंग बॉय, यानी पेपर की तरह प्रतीत होने वाला एक लड़का। पेपर की तरह, पेपर क्या होता है, बिल्कुल ही पतला होता है। तो ये जो बच्चा है ये पेपर स्विमिंग है। यहाँ पे पेपर की तुलना किससे कर दी, इस बच्चे के साथ। तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस आ गई, मेटाफर। मेटाफर लिटरेरी डिवाइस का यहाँ पे यूज किया गया है। तो बच्चा है वो कागज की तरह बहुत ही पतला, दुबला पतला है, क्योंकि वही बात आ गई कि उसको खाने पीने के लिए मिलता नहीं है पर्याप्त, ये कुपोषण के शिकार होते हैं, बीमारियों से घिरे होते हैं, इसलिए यहाँ पे पेपर स्विमिंग वॉइस का इस्तेमाल किया गया है। विद रेड साई, और उस बच्चे की आंखें कैसी है, जैसे चूहे की आंखें होती है ना, वैसे इस बच्चे की आंखें हैं। अब चूहे की आंखों के साथ इस बच्चे की आंखों की तुलना क्यों करी गई है। चूहे की आंखें होती है, एक तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है, हमेशा रोटी की तलाश में रहता है चूहा, ठीक है। तो ये बच्चा भी हमेशा रोटी की तलाश में, क्योंकि ये भूखमरी के भी शिकार होते हैं, तो हमेशा इनको खाने पीने की चीज़ों की मतलब ललक रहती है, जैसे चूहे को रहती है, ठीक है। दूसरी चीज़, चूहे की आंखें हैं वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती है, तो इन बच्चे की आंख भी थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, कुपोषण का शिकार है इस वजह से, इसलिए इस बच्चे की तुलना यहाँ पे चूहे की आंखों से की गई, बच्चे की आंखों की तुलना चूहे की आंखों से की गई है। तो दो बच्चे तो ये हो गए। अब तीसरा बच्चा जो क्लासरूम के अंदर बैठा है उसकी बात करते हैं। तीसरा जो बच्चा है उसके बारे में बताया है, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। तीसरा बच्चा है स्टंटेड। स्टंटेड कहते हैं जो मतलब अविकसित बोल सकते हो, पूरी तरीके से विकसित ना हो, यानी अविकसित यहाँ पे बच्चे के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इसका मतलब वही कुपोषण का शिकार है, उसके शरीर का पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ, उसको खाना पीना पर्याप्त नहीं मिला है, इसलिए वो कुपोषण का शिकार है और अविकसित रह गया है, स्टंटेड, ठीक है। अनलकी, अनलकी मतलब वो बच्चा अभागा है, अभागा। हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, हेयर का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, यानी उसे वंशानुगत मिला है, क्या मिला है, ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियां। ट्विस्टेड बोन्स कहते हैं मुड़ी हुई हड्डियां, ठीक है ना। ये एक प्रकार की बीमारी बोल सकते हो आप। रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज, आगे दिया देखिए, फादर्स नाल डिजीज, वो अपने पिताजी की जो बीमारी है, नाल डिजीज कहते हैं गांठदार बीमारी जो होती है, उसको बोलते हैं मुड़ी हुई हड्डियों वाली।
तो अपने पिता, इसके पिता को नाल डिजीज थी, गांठदार बीमारी थी, हड्डियों की बीमारी थी, उसको ये बच्चा रिसाइट कर रहा है। यहाँ पे रिसाइट का मतलब वैसे तो उच्चारण करना होता है, लेकिन यहाँ पे ये बच्चा जो है अपने पिता की जो गांठदार बीमारी थी वो इस बच्चे में आ गई। तो ये अभागा उत्तराधिकारी है ट्विस्टेड बोन्स का, मुड़ी हुई हड्डियों वाली जो नाल डिजीज है उस बीमारी का ये अभागा उत्तराधिकारी है। और ये बच्चा अविकसित है, कुपोषण का शिकार है, और अपने पिता की बीमारी है वो इसके अंदर साफ साफ देखी जा सकती है। हिज लेसन, और ये बच्चा क्या कर रहा है, अपना पाठ है वो पढ़ रहा है, दोहरा रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क से अपना पाठ पढ़ रहा है। अब और बच्चे की बात करते हैं एक और, एट बेक ऑफ द डिम क्लास। अब यहाँ पे डिम क्लास यानी क्लासरूम के अंदर ज़्यादा रोशनी नहीं है, क्योंकि गंदी बस्ती के जो स्कूल होते हैं उनके अंदर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है एट बेक ऑफ द डिम क्लास, कम रोशनी की क्लास के अंदर सबसे पीछे वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक और बच्चा है, वो क्या है, अननोटेड यानी अनवांटेड है, अननोटेड है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, टीचर है, दूसरे बच्चों, किसी का भी उसकी तरफ ध्यान नहीं है, अननोटेड है वो, उसको नोट ही नहीं किया गया, कोई देख ही नहीं रहा है, स्वीट बहुत ही प्यारा, एंड यंग और बहुत ही ऊर्जावान, यंग यानी उसके अंदर ऊर्जा लग रही है, वो जोशीला लग रहा है, उसको देख करके ऐसा लग रहा है। तो बहुत ही छोटा सा बच्चा है, बहुत ही प्यारा सा, और अननोटेड है, उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है, वो बच्चा क्लासरूम में सबसे पीछे बैठा हुआ है। हिज आइज, उस बच्चे की आंखें, लिव इन ए ड्रीम, एक सपने में रहती है, यानी उसकी आंखों में एक सपना है, उस बच्चे की आंखों में एक ड्रीम है, एक सपना है। सपना किस चीज का है, ऑफ स्क्विरल्स गेम, एक गिलहरी के खेल का। एक गिलहरी का खेल जो होता है ना, जो पेड़ के ऊपर गिलहरियां खेल खेलती है, एक दूसरे के पीछे दौड़ती है, तो उस खेल खेलने का उसका सपना है। इन ट्री रूम, एक पेड़ रूपी कमरे में, अदर देन दिस, इस कमरे के अलावा, तो इस कमरे के अलावा, इस क्लासरूम के अलावा, वो एक पेड़ रूपी जो कमरा है जिस पेड़ के ऊपर या जिस पेड़ के अंदर गिलहरियां अपना खेल खेलती है, दौड़ती है एक दूसरे के पीछे, ये बच्चा भी दौड़ना चाहता है उनकी तरह और खेल खेलना चाहता है और स्वतंत्र जीवन अपना जीना चाहता है, ये इस क्लासरूम के अंदर नहीं रहना चाहता है। तो इसके अंदर एक सपना है आगे बढ़ने का, अपने आप को विकसित करने का या पढ़ने का, नॉलेज हासिल करने का इसके अंदर सपना है इस बच्चे के अंदर। इसके बाद में आगे देखिए अगली लाइनें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बताया है ऑन सॉर क्रीम वॉल्स, कि सौर क्रीम वॉल्स, सौर क्रीम का मतलब होता है रंग विहीन जो क्रीम जैसी दीवारें हैं, सौर क्रीम, क्रीम कहते हैं मतलब जो खाने की क्रीम होती है, शॉवर यानी वो कलरलेस है। तो यहाँ पे वॉल्स को शॉवर क्रीम के साथ कंपेयर किया गया है कि जो दीवारें हैं उनके ऊपर कलर बिल्कुल भी नहीं है, उनका कलर है वो उड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल करी गई है वो है यहाँ पे मेटाफॉर। तो मेटाफॉर इसलिए यहाँ पे आएगा क्योंकि जो दीवारों का कलर है उसकी तुलना करी गई है इन बच्चों के जीवन से। इन बच्चों का जीवन है उसमें भी कोई कलर नहीं होता है, वो भी निराशा से भरा हुआ होता है, भद्दा होता है, यानी वो अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे ये जो दीवारें हैं क्लासरूम की ये भी अच्छी नहीं है, इन पे भी पेंट नहीं किया गया है, अच्छे से सुंदर नहीं लग रही है। तो इन बच्चों का लाइफ भी ऐसा ही होता है, इसलिए यहाँ पे लिटरेरी टर्म आएगी मेटाफॉर। तो जो दीवारें हैं, बद्दी दीवारें बोल सकते हो आप, डोनेशंस, उनके ऊपर डोनेशंस मतलब लोगों के दिए हुए, कोई आ गया स्कूल के अंदर दान करके चला गया, डोनेट करके चला गया, तो वो डोनेशंस लगे हुए हैं इन दीवारों के ऊपर। और डोनेशन में क्या क्या लगे हुए हैं, शेक्सपियर हेड, एक तो शेक्सपियर का हेड यानी शेक्सपियर का चित्र लगा हुआ है। शेक्सपियर जो बहुत महान प्ले राइट थे तो उनका चित्र यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम पोएम के अंदर किसी भी महान जानी मानी चीज का या जाने मानी व्यक्ति का, किसी ऑब्जेक्ट का जो बहुत ज़्यादा फेमस हो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एक लिटरेरी टर्म आती है, लिटरेरी डिवाइस आती है जिसको कहते हैं एल्यूजन। तो यहाँ पे शेक्सपियर का इस्तेमाल किया गया है बताने के लिए, तो उसको कहते हैं एल्यूजन। शेक्सपियर एक बहुत ही महान प्ले राइट थे, इंग्लिश के बहुत बड़े ज्ञाता थे, आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है, बताया गया है कि इन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश आती नहीं है और शेक्सपियर जो है उसका चित्र वहाँ पे क्लासरूम में लगा हुआ है। और कौन सा चित्र देखिए, क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन कहते हैं सुबह के टाइम को, तो सुबह के टाइम के साफ बादलों का यानी बादलों रहित आसमान का चित्र वहाँ पे लगाया गया है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ओल्ड सिटीज, सिविलाइज्ड मतलब सुंदर, सभ्य, डोम कहते हैं गुंबद को, गुंबद यानी सभ्य सुंदर गुंबद, जैसे मतलब बड़ी बड़ी इमारतें
राइडिंग ऑल सिटीज़, जो सभी शहरों के अंदर होती है। तो बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनके अंदर बड़ी बड़ी इमारतें होती है और एक तरफ इनकी बच्चों के घर होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदे होते हैं, साफ़ सफाई वहाँ पे नहीं होती हैं और अच्छे नहीं होते हैं, और एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें होती है। तो चित्र लगाए गए हैं, शेक्सपियर का चित्र लगा दिया, सुबह के टाइम साफ जो आसमान है उसका चित्र लगा दिया। साफ आसमान के अंदर शेक्सपियर का हेड यहाँ पे लिखा है। तो शेक्सपियर का हेड जो होता है ना, वो क्या है, बाल्ड थे, वो उनके सिर के ऊपर बाल नहीं थे, तो उनका सिर भी दूर से देखोगे आप तो सुबह के टाइम उगते हुए सूरज का उसके अंदर झलक आती है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आप क्लाउडलेस सेट डाउन, कि वो सुबह के टाइम में उगते हुए सूरज की तरह दिखाई देते हैं, सिविलाइज्ड डोम, और एक डोम की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप इनको किसी तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो। और देखिए इसके बाद में बेल्ट, और कौन से चित्र लगे हैं, बेल्ट, घंटियों वाली, फ्लावरी, फूलों वाली, टायरोलिस वैली, टायरोलिस वैली का चित्र लगा हुआ है। अब टायरोलिस वैली क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, ए ब्यूटीफुल आइस फ्री वैली इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अंदर एक बहुत ही सुंदर ये घाटी है जिसका नाम है टायरोलिस वैली। तो यहाँ पे टायरोलिस वैली बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें भी कौन सी लिटरेरी डिवाइस आ गई, एल्यूजन। तो बेल्ट, घंटियों वाली। अब घंटियों वाली क्यों कहा गया, क्योंकि टायरोलिस वैली के अंदर बहुत सारे चर्च हैं और चर्च के अंदर घंटियां बजती रहती है हमेशा जब वहाँ पे कोई पूजा करने जाता है। फ्लावरी, यानी इस घाटी के अंदर बहुत ज़्यादा फूल हैं वो होते हैं, बहुत ज़्यादा हरी भरी ये है और बहुत ही ज़्यादा फूल इस घाटी के अंदर होते हैं। तो ये टायरोलिस वैली है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है बताने के लिए आपको। ये भी चित्र वहाँ पे लगा हुआ है, यानी बहुत सारे चर्च है वहाँ पे, फूलों वाली टायरोलिस वैली। ओपन हैंडेड मैप और खुले मानचित्र हैं। ओपन हैंडेड मतलब स्वतंत्र, यानी जो प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने अपनी मर्जी से लगा दिए, किसी से पूछा नहीं, वो बिल्कुल भी किसी से राय भी नहीं ली, जो उनके मन में आया कि हमें ये लगाना है तो उन्होंने वो लगा दिया। तो ओपन हैंडेड मैप जो है वो वहाँ पे लगे हुए हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अब यहाँ पे वर्ल्ड 2 बार रिपीट हुआ है तो इसको कहते हैं रिपीटिशन, जो लिटरेरी डिवाइस इसमें आई है। तो ओपन हैंडेड मैप, मानचित्र लगे हुए हैं, अवॉर्डिंग जो दिखा रहे हैं द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इस दुनिया को एक और ही दुनिया दिखा रहे हैं कि ये बच्चों की दुनिया है, वो तो बहुत ही गरीबी में जीवन जीते हैं और उस मानचित्र के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत फेमस चीजें वो दिख रही है, तो वो चीजें उस मानचित्र के अंदर दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। शेक्सपियर का हेड दिख रहा है, टायरोलिस वैली है और एक मानचित्र का वो लगा हुआ है वहाँ पे क्लासरूम के अंदर। आगे कह रहे हैं एंड येट, फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं क्लासरूम की, नॉट दिस मैप, ये मानचित्र नहीं, देयर वर्ल्ड, ये खिड़कियां इनका वर्ल्ड है, इनकी दुनिया है। यानी ये जो खिड़कियां हैं यही इनकी दुनिया है, ये इन खिड़कियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ना ही कोई समाज का जिम्मेदार व्यक्ति या गवर्नमेंट जो होती है वो इनको बाहर निकालने की कोशिश भी करती है। तो इसलिए इन बच्चों का जो जीवन है वो ये खिड़कियां है, इन्हीं के अंदर इनका जीवन पूरा हो जाता है और यहीं पे ये अपना जीवन पूरा कर देते हैं। तो ये मानचित्र इनकी दुनिया नहीं है, क्योंकि मानचित्र में तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई गई है, तो उनका इन बच्चों के लिए कोई मतलब ही नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, अब इन खिड़कियों के अंदर क्या होता है, यानी इस क्लासरूम के अंदर, इस गरीबी वाले माहौल के अंदर इन बच्चों का सारा फ्यूचर पेंटेड, रंग दिया जाता है विद फॉग, कोहरे से, धुंध से। अब कोहरे से फ्यूचर को रंगने का मतलब क्या है कि कोहरे से हम इनके भविष्य को रंग देते हैं, मतलब इनके भविष्य के अंदर अंधकार छा जाता है, इनका जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाता है। ये अपना भविष्य नहीं बना पाते हैं क्योंकि इनको कोई बाहर नहीं ले जा पाता, इनको नॉलेज नहीं देने की कोई कोशिश करता है, इनको बाहर की दुनिया दिखाने की कोई कोशिश नहीं करता है, इनको ज्ञान देने की कोशिश कोई नहीं करता है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। कहने का मतलब कि इनका डेवलपमेंट करने की कोई कोशिश करता नहीं है, इसलिए इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो कोहरे से रंग दिया जाता है, यानी अंधकार में धकेल दिया जाता है, निराशा से भर दिया जाता है, इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, कोई इनको जीवन के अंदर स्कोप नहीं होता है आगे बढ़ने का। तो ये यहाँ पे बताया गया है आपको। ए नेरो स्ट्रीट, और एक संकीर्ण गली, सील्ड इन, यानी संकीर्ण गली, जिस मोहल्ले में ये रहते हैं, जहाँ कच्ची बस्ती, जो गंदी बस्ती होती है, स्लम एरिया, वहाँ पे जब ये बच्चे रहते हैं तो वहाँ पे जो इनकी गलियाँ होती है, घरों के आगे टूटे फूटे वैसे मकान होते हैं इनकी, तो वो जो नेरो स्ट्रीट होती है, यानी बहुत ही पतली पतली संकीर्ण गलियाँ होती है, सील्ड इन, और वो गलियाँ बंद हो जाती है विद ए लेड स्काई, एक लेड स्काई से, यानी उन गलियों के ऊपर इनको क्या दिखाई देता है, लेड स्काई। कहने का मतलब कि
क्योंकि उन गलियों से ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो लेड स्काई वो इनको ढक लेता है और अंदर वो गली आ गई, तो उसी के अंदर ये कैद होकर के रह जाते हैं। इनका जीवन है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से बहुत दूर हैं। कैप्स, अंतरिपों से बहुत दूर है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के सितारों से बहुत दूर है। तो कहने का मतलब ये जो बच्चे हैं रिवर्स, नदियों से, यानी इनको कोई नदियों पे नहीं लेकर के जाता है, बीचेज पर नहीं लेकर जाता है। कैप्स, अंतरिप जो हैं वहाँ पर, यानी बाहरी दुनिया से ये बच्चे हैं वो महरूम रह जाते हैं। बाहरी दुनिया इनको पता ही नहीं है कि कैसी होती है। इसी गंदी बस्ती के अंदर और इसी स्कूल के अंदर ये अपना जीवन पूरा खत्म कर देते हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के सितारे, यानी ज्ञान, नॉलेज। ये बच्चे ज्ञान से, नॉलेज से भी बहुत दूर है, क्योंकि इन स्कूलों के अंदर ज़्यादा इनको कुछ सिखाया नहीं जाता है और इनको बाहर की दुनिया बताई नहीं जाती है, ज़्यादा नॉलेज इनको दिया नहीं जाता है, ज़्यादा ये पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत गरीब होते हैं और घर के अंदर काम भी इनको करना पड़ता है रोजी रोटी कमाने के लिए कम उम्र से ही। इसलिए स्टार्स ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के सितारों से भी ये बच्चे बहुत ज़्यादा दूर हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं। यहाँ पे पोइट कहते हैं श्योरली, निश्चित रूप से शेक्सपियर इज विक्ड। शेक्सपियर का जो चित्र इनके क्लासरूम में लगाया गया है वो विक्ड है, यानी इनके लिए बुरा है, इनके लिए दुष्ट है। शेक्सपियर का चित्र इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, इनके लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इनको अच्छा भी नहीं लग रहा है। द मैप बैड एग्जाम्पल, और जो मानचित्र लगाया गया है जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें दिखाई गई है, वो एक बुरा उदाहरण है, वो भी अच्छा नहीं है उदाहरण। एक आप बात करें इनके जो क्लासरूम में लगाया गया है, with ships and sun and love tempting them to steal। with ships जो जहाज होते हैं, and sun, यहाँ पे देखिए ship and sun कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए इससे कौन सी जो लिटरेचर आती है, एलिट्रेशन बोलते हैं इसको। तो शिप्स जहाज, सन सूरज, एंड लव और प्यार, टेम्पटिंग देम इनको ललचाते हैं। टेम्प्ट का अर्थ है ललचाना, टू स्टील चोरी करने के लिए। अब ये बच्चे क्या करते हैं, ये जहाज दिखाए गए इनके क्लासरूम के अंदर, सूरज को जब ये देखते हैं, सूरज यानी जब ये नॉलेज प्राप्त करने के बारे में मन में सोचते हैं, एंड लव और प्यार के बारे में जब सोचते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता है, हम अनवांटेड हैं और हमारी कोई केयर नहीं करता है, हम इस दुनिया के अंदर मतलब किसी काम के नहीं है, हमें कोई नहीं चाहता। तो ये जब सब चीजें इनके मन में आ जाती है तो ये क्या करते हैं, टेम्पटिंग देम टू स्टील, फिर ये चोरी करने की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो शेक्सपियर इनके लिए विक्ट है। शेक्सपियर तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश के महान मतलब ज्ञानी थे जिनको बहुत नॉलेज था इंग्लिश का, लेकिन ये बच्चे हैं इनको कुछ भी नहीं आता, इसलिए ये उल्टा है। शेक्सपियर का चित्र लगाने की इनके क्लासरूम में कोई ज़रूरत नहीं थी। मैप भी इनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इनका लाइफ तो बहुत एक दूसरा है और मैप के अंदर दूसरी लाइफ दिखाई गई है। और ये शिप, सन और प्यार इनको चोरी करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये चोरी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए समाज के लोग हैं उनको कोशिश करनी चाहिए इनको सही दिशा दिखाने की, इनकी केयर करने की और इनके लिए कुछ काम करने की। आगे बात करते हैं, फॉर लाइफ्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। फॉर लाइफ्स जीवन के लिए, यानी जीवन जिंदा रहने के लिए, रहने के लिए, दैट स्लाइटली मतलब टैक्टफुली, यानी बहुत ही चतुराई से, बहुत ही कुशलता से टर्न इन चले जाते हैं देयर क्रैम्प्ड होल। क्रैम्प्ड होल्स मतलब संकीर्ण छेद। अब यहाँ पे क्रैम्प्ड होल का इस्तेमाल किया गया है इन बच्चों की, गंदी बस्ती में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके घरों के लिए, कि इनके जो घर होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, क्रैम्प्ड होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं, इसीलिए क्रैम्प्ड होल का इस्तेमाल किया गया है कि इनके जो घर हैं उनको छेद बताया है पोइट ने यहाँ पे कि वो होल की तरह होते हैं छोटे से। तो क्रैम्प्ड होल जो है उसके अंदर ये धीरे से जिंदा रहने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्रैम्प्ड होल्स के अंदर कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, मेटाफर। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, और क्रैम्प्ड होल के अंदर अपने छोटे घरों के अंदर झोंपड़ियों में क्यों चले जाते हैं ये, फ्रॉम फोग कोहरे से बचने के लिए, टू एंडलेस नाइट, और फिर यहाँ पे ये एक अंतहीन रात बिताते हैं, ऐसी नाइट जिसका कोई एंड ही नहीं होता है, क्योंकि पूरी रात इनको जाग कर बितानी पड़ती है। रात को बरसात आ जाती है तो इनको भीगते रहते हैं क्योंकि छत पर्याप्त अच्छी तरीके से नहीं बनाई गई होती है, और जो कोहरा ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो सर्दी से बचने के लिए इनके
पास पर्याप्त कपड़े नहीं होते हैं, इसलिए इनको नींद आती नहीं है और एक एंडलेस नाइट बिताते हैं, पूरी रात को ये जाग करके बिताते हैं। तो ये इनके कुछ हालात होते हैं, कुछ कंडीशंस इनकी ऐसी होती है जो पोइट ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ऑन देयर स्लैग हीप, अब यहाँ पे इनके घर कहाँ पे होते हैं देखिए, स्लैग हीप, स्लैब हीप कहते हैं कचरे को, यानी जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कचरा होता है तो उसका ढेर जो होता है ना, उसके ऊपर ये बच्चे रहते हैं। दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स, और इन बच्चों की त्वचा कैसी होती है, स्किन कैसी होती है, पीप्ड थ्रू, पीप का अर्थ होता है झांकना, थ्रू बाई बोन्स, जिसमें से हड्डियां झांकती रहती है। ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है कि इनकी त्वचा में से हड्डियां हैं वो बाहर की तरफ झांकती रहती है, यानी बाहर की तरफ आप देख करके पता लगा सकते हो कि इसकी कितनी हड्डियां हैं। इतने दुबले पतले होते हैं, इतने मेल न्यूट्रिशन ये होते हैं। तो गंदे इलाके में रहते हैं, स्लैग हीप पर रहते हैं, इन बच्चों की हड्डियां हैं, त्वचा है, उसके अंदर से इनकी हड्डियां साफ दिखाई देती है। एंड स्पेक्टाकल्स ऑफ स्टील, और ये स्टील के चश्मे पहनते हैं। विद मेंडेड ग्लास, जिसके अंदर जो ग्लास होता है, मेंड का अर्थ होता है इम्प्रूव करना, सुधार करना, ठीक है। तो जो कांच होता है चश्मा का, उसको मेंड किया गया होता है, टूटा होता है, उसके बाद में उसको चिपकाया गया होता है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, किस तरीके से लगता है इनका चश्मा, बोतल बिट्स, जैसे कांच के टुकड़े होते हैं, उन स्टोन पत्थर पर पड़े हुए जैसे अलग अलग कांच के टुकड़े होते हैं, उस तरीके से इनका जो ग्लास है, जो चश्मा है, वो दिखाई देता है। उसके भी अलग अलग टुकड़े चिपकाए हुए होते हैं। और इसके अंदर जो लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है वो है सिमिली, क्योंकि यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल किया गया है। लाइक से दो चीज़ों की कंपेयर की गई है। ऑल ऑफ देयर टाइम, इनका सारा समय, एंड स्पेस, और सारा इनका जो स्थान होता है, स्पेस होता है, आर फोगी स्लम, वो क्या है, कोहरे से भरी हुई गंदी बस्ती। सारा टाइम ये यहीं पे रहते हैं, सारा जो स्पेस है वो यहीं पे, ये जो फोगी स्लम है, कोहरे से भरी हुई जो गंदी बस्तियां हैं जहाँ पे बहुत कूड़ा करकट होता है, और यहाँ पे ये अपना पूरा जीवन है वो बिता देते हैं। सो ब्लोट देयर मैप्स, इसलिए यहाँ पे पोइट कह रहे हैं ब्लोट देयर मैप्स, इनके जो मानचित्र लगा रखे हैं ना, शेक्सपियर का चित्र लगा दिया, जहाजों के चित्र, सूरज का चित्र लगा दिया, और अंदर टायरोलिस वैली का चित्र लगा दिया, कोई मतलब नहीं है उनका। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्लोट, ब्लोट का मतलब होता है मिटा देना, उनको धुंधला कर देना, कि इनके जो मानचित्र क्लास में लगाए गए ना उनको हटा दीजिए आप। और विद स्लम्स एज बिग एज डूम, और उसकी जगह किसको दिखाना है, स्लम्स को, जो गंदी बस्तियां हैं, एज बिग एज डूम, और ये गंदी बस्तियां उतनी बड़ी है जितने कि डूम होते हैं। तो डूम के साथ गंदी बस्तियों की तुलना करी गई है कि डूम होते हैं वो किसी के मरने के बाद में उसके ऊपर समाधि बनाई जाती है, उसको बोलते हैं। तो इसका अर्थ भी यही होता है कि इनकी बस्तियां हैं वो इसी तरीके से होती है, डूम की तरह होती है, और बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां इनकी होती है जिसके अंदर ये रहते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि इनके मानचित्र हटा दो सारे और उसकी जगह रियलिटी को दिखाओ, यानी इनकी वास्तविक जो कंडीशन है इन बच्चों की उसको दिखाइए कि ये कैसे माहौल में रहते हैं। तो यहाँ पे काल्पनिक चीज़ें क्लासरूम के अंदर दिखाई गई है, तो उसकी जगह हमें रियलिटी को दिखाना चाहिए या लोगों को रियलिटी को चेक करना चाहिए। तो लाइक से तुलना करी गई थी, उनमें बताया आपको उसके अंदर सिमिली का यूज किया गया था लिटरेरी डिवाइस के रूप में। अगली लाइन देखिए, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, गवर्नर यानी राज्यपाल को बोलते हैं, वैसे तो यहाँ पे होगा सरकार से, इंस्पेक्टर कहते हैं निरीक्षक को, विजिटर आगंतुक जो भी है। दिस में बिकम्स देयर विंडो, जब तक ये मानचित्र उनकी खिड़की नहीं बन जाता है, एंड दीज विंडोज दैट सट अपॉन देयर लाइव्स, और ये जो खिड़कियां हैं सट अपॉन देयर लाइव्स, जिन्होंने उनके जीवन को कैद कर लिया है, लाइक कैटकॉम्स, कैटकॉम्स कहते हैं कब्रगाहों को, तो लाइक से इसका करा गया है तुलना, तो इसलिए ये सिमिली है। तो यहाँ पे बताया गया कि गवर्नर है, इंस्पेक्टर जो निरीक्षण करने आते हैं, जो स्कूलों में आते हैं निरीक्षण करने के लिए, बड़े जिम्मेदार लोग, विजिटर जो आगंतुक आते हैं, दिस में बिकम्स देयर विंडो, जब तक वे इस विंडो को नहीं देखेंगे यानी इनके जीवन को नहीं देखेंगे, दीज विंडोज दैट सट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटकॉम्स, और इन क्लासरूम की खिड़कियों ने इन बच्चों के जीवन को कब्रगाहों की तरह कैद करके रखा हुआ है। ब्रेक और ब्रेक ओपन, तो उन लोगों को तोड़ देना चाहिए, तोड़कर खोल देना चाहिए। दे ब्रेक द टाउन, और कस्बे को तोड़ देना। अब कस्बे को तोड़ने का मतलब है कि इनको
खिड़कियों को तोड़ करके इनको इस कस्बे से बाहर लेकर के जाना चाहिए, यानी इनको बाहर निकालना चाहिए यहाँ से, गंदी बस्ती से और इन स्कूलों से जहाँ पर इनको एजुकेशन पर्याप्त नहीं मिल पाती है, आगे बढ़ने के अवसर इनको नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो कब्रगाहों की तरह इनके ऊपर छाई हुई है खिड़कियाँ स्कूल की, उन खिड़कियों को तोड़ करके इनको बच्चों को बाहर निकालना चाहिए और इनको टाउन से बाहर लेकर के जाना चाहिए। तो इस लाइन के अंदर ब्रेक 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 रिपीटेशन हुआ है, तो इसमें लिटरेरी डिवाइस है रिपीटेशन। और बाहर निकाल के कस्बे से बच्चों को कहाँ ले जाना चाहिए? एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, इनको हरे हरे खेतों को दिखाना चाहिए, यानी प्रकृति बाहर जो है उसका दर्शन करानी चाहिए, जिसका इन बच्चों ने कभी दर्शन किए ही नहीं है। तो इन बच्चों को हरे हरे खेतों में लेकर के जाना चाहिए, प्रकृति से इनको रूबरू कराना चाहिए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर, और उनके जीवन को दौड़ने देना चाहिए। रन अज्योर, अज्योर का मतलब होता है ब्राइट ब्लू कलर, जो होता है नीला, गहरा नीला रंग होता है, उसको बोलते हैं। तो इनका जो जीवन है इन बच्चों का, रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, उसको सुनहरी रेत के ऊपर दौड़ने देना चाहिए। सुनहरी जो रेत होती है ना समुद्र के किनारे, यानी इनको समुद्र के किनारे लेकर के जाना चाहिए और वहाँ की जो सुनहरी रेत है उसके ऊपर इनके जीवन को दौड़ने देना चाहिए। एंड लेट देयर टंग्स रन, और इनकी जीभों को भी दौड़ने देना चाहिए, नेक्ट खुल करके एकदम से, इनटू बुक्स, किताबों में, वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, सफ़ेद और हरी पत्तियों को खोलना चाहिए। सफ़ेद पत्तियों का मतलब है यहाँ पे बुक्स से, किताबों से, नॉलेज से। ग्रीन लीव्स का यहाँ पे मतलब है नेचर से, जो हरियाली है उससे। तो यहाँ पे वाइट एंड ग्रीन लीव्स का मतलब ये बताया है पोइट ने। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? कस्बे से बाहर निकाल के इनको हरे हरे खेतों में ले जाना चाहिए। मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और समुद्र के किनारे सुनहरी रेत है उसके ऊपर इनके जीवन को दौड़ने देना चाहिए, यानी खुल करके इनको अपना जीवन जीने के लिए सुविधाएं देनी चाहिए। लेट देयर टंग्स रन नेक्ट इनटू बुक्स, और इनकी जीभों को किताबों में दौड़ने देना चाहिए। किताबों में दौड़ने का मतलब इनको नॉलेज दिया जाना चाहिए। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, वाइट लीव्स मतलब जो बुक्स हैं वो इनको पढ़ने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। ग्रीन लीव्स प्रकृति के अंदर इन बच्चों को खुल करके रहना चाहिए, खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इनको नॉलेज गैदर करने के लिए हमेशा उत्साहित करते रहना चाहिए और प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इनको ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हिस्ट्री देयर्स, क्योंकि इतिहास उन लोगों का होता है हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी लैंग्वेज सूरज होता है। सूरज का मतलब यहाँ पे ज्ञान से है। इतिहास वही लोग बना पाते हैं जिनकी भाषा ज्ञान होता है, यानी जिनके अंदर ज्ञान होता है, या सूरज का ऊर्जा से भी ले सकते हो, जिनके अंदर ऊर्जा होती है, जो मेहनत करते हैं, जिनके अंदर ज्ञान होता है, वही इतिहास बना पाते हैं। तो इन बच्चों को भी नॉलेज देने की कोशिश करनी चाहिए, इनको भी ज्ञान देने की कोशिश करनी चाहिए। इनमें भी ऊर्जा आए, इसलिए इनको खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये अपने जीवन में आगे बढ़ पाए और चोरी, लूटपाट, डकैती, इसकी तरफ ये बच्चे ना बढ़ पाए और अपना नाम कर पाए, देश का भी नाम कर पाए। तो इन झोंपड़ियों से ये बच्चे बाहर निकले, इस स्कूल से ये बाहर निकले, और बाकी की जो दुनिया है जो मानचित्र में दिखाई गई है उस दुनिया से इन बच्चों को रूबरू कराना चाहिए और इनको सारी सुविधाएं देने के पक्ष में यहाँ पे पॉइंट है वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में रन और रन दो बार, दो लगातार जो लाइन है रिपीट हुआ है एक ही वर्ड, तो इसको क्या कहते हैं? एनाफोरा। ये जो लिटरेरी डिवाइस होती है कि दो लाइन के अंदर एक ही वर्ड दो बार रिपीट हो जाए, जैसे यहाँ पे रन और रन रिपीट हुआ है तो इसको कहते हैं एनाफोरा। और बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, यानी जो वाइट ग्रीन लीव्स बताया कि सफ़ेद पत्तियां और हरी पत्तियां। सफ़ेद पत्तियों का मतलब होता है बुक्स, ग्रीन लीव्स का मतलब होता है नेचर। तो इसके अंदर मेटाफोर लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये थी पॉइंट जिसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।